हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू होम एजुकेशन। आप सभी का होम एजुकेशन में स्वागत है। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी विटामिन बी 9 का चैप्टर। देखो, विटामिन बी 9 का जो ग्रुप होता है, इनकी इसकी जो फैमिली होती है वो लंबी होती है, आप सबको पता होगा। तो हमने बहुत सारे जो ग्रुप में होते हैं जैसे B1, B2, B3, इन सबको हमने पढ़ लिया है। हम लास्ट को पहुँच रहे हैं, यानी कि विटामिन बी 9 का चैप्टर पढ़ने के बाद बस एक ही चैप्टर रह जाएगा जो विटामिन बी फैमिली का होता है, यानी कि विटामिन बी 1 की फैमिली का होता है। तो आज हम बात करने वाले हैं विटामिन बी 9 का चैप्टर, जिसमें हम देखेंगे कि इसकी कमी से क्या होता है, यह कार्य क्या करता है, अधिकता इसकी हो जाए, यानी कि इसकी स्रोत ज़्यादा खा लोगे आप तो क्या हो जाएगा। बहुत सारे टॉपिक को यहाँ से क्लियर करने वाले हैं। तो अगर आप ये क्लास पढ़ने के बाद कोई भी एग्जाम देना चाहते हो, वो होम साइंस से रिलेटेड है या फिर कोई अदर एग्जाम से रिलेटेड है, तो आप इस क्लास को पढ़ने के बाद आपको कहीं से पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। तो क्लास को शुरू करते हैं बिना देरी के। तब तक हम आगे बढ़ते हैं, तब तक आप मेरे चैनल पर अगर नए हो तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक हम आगे बढ़ते हैं। देखो, हम सभी जानते हैं कि जो हमारा शरीर होता है एक मशीन की तरह होता है, ठीक, यानी कि हमारे शरीर की मशीन की तरह कार्य करता है। तो हम मशीन में कुछ डालने के लिए, यानी कि मशीन को चलने के लिए कुछ तो हमें डालना पड़ेगा ना। तो उसको मशीन को सुचारू रूप से चलाने के लिए हमें पोषक तत्व की ज़रूरत होती है। अब पोषक तत्व तो बहुत प्रकार से होते हैं, कार्बोहाइड्रेट भी हो गया, प्रोटीन्स हो गया, विटामिन हो गए, खनिज। तो उन सब के अलावा भी कौन से होते हैं, विटामिन भी होते हैं। विटामिन भी एक तरह के पोषक तत्व होते हैं जो आपके जो हेल्थ होता है, हेल्थ यानी कि आपके शरीर को स्वस्थ बनाते हैं। उसके अलावा जो संक्रमण होती हैं, जो बीमारियां होती हैं, उससे लड़ने में आपको मदद करता है। बहुत सारी संक्रमण तो आप तो देखते ही होते रहे। तो जो संक्रमण से बचाव करता है वो कौन करता है, आपका विटामिन सी करते हैं। चाहे विटामिन B1 की बात की, चाहे विटामिन सी की बात करें, चाहे विटामिन ई, यानी कि जितने भी विटामिन पढ़ते हो सबका अपना अपना अलग रोल होता है। लेकिन जो बी की फैमिली होती है वो खास करके त्वचा से संबंधित होती है और आपके आंतरिक यानी कि एंजाइम को सुचारू रूप से कार्य करते हैं। और ये इस तरह कार्य करते हैं, यानी कि को एंजाइम के रूप में कार्य करते हैं। ये अपना हेल्प तो करते ही करते हैं, उसके अलावा जो भी पोषक तत्व होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट की बात करें, प्रोटीन्स की बात करें, विटामिन की बात करें, उसके अलावा जो आपके रक्त होते हैं, एंजाइम होते हैं, हार्मोन्स होते हैं, उनको सही बैलेंस बनाने के काम आते हैं। तो हम क्लास को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आपको बताते हैं, पहले विटामिन B9 का रासायनिक नाम होता है। रासायनिक नाम क्यों पड़ जाता है, क्योंकि जब कोई चीज़ खोज होती है तो उसका संगठन बनता है, उसके संगठन के अनुसार ही क्या कर जाता है, उनका नाम पड़ जाता है। अगर जैसे आप क्यों पढ़ते हैं विटामिन B9, विटामिन B7, विटामिन B11, सब सिर्फ गिनती के तो फ़र्क है, लेकिन जब गिनती के फ़र्क होते हुए भी उनके रासायनिक अलग हो जाते हैं। क्यों अलग हो जाते हैं, क्योंकि ये आपके शरीर में जाकर के अलग अलग कार्य करते हैं। जैसे विटामिन B12 जाएगा, अलग कार्य करेगा, विटामिन B9 अलग कार्य करेगा, उसके अलावा विटामिन B7 अलग कार्य करेगा। यानी कि जो उसके संगठन होते हैं, जो उसका रासायनिक होता है ना, तो वो अपना अलग अलग रिएक्शन दिखाते हैं। इसीलिए जो रासायनिक नाम होते हैं वो अलग हो जाते हैं। तो विटामिन B9 का यहाँ पे आपको रासायनिक नाम बताते हैं। तो इसका रासायनिक नाम जो वर्तमान में है, याद रखे रहना, वर्तमान में कुछ और कहा जाता है और पहले कुछ और कहा जाता था। हम आपको यहाँ पे बताते हैं कि पहले फोलिक एसिड को क्या कहा जाता था। लेकिन यहाँ पे आप देखिएगा लिखा है कि विटामिन B9 का जो रासायनिक नाम होता है, वर्तमान में इसे फोलिक एसिड के नाम से जाना जाता है। लेकिन फोलिक एसिड को जो वर्तमान में नाम है, उसको पहले जब यानी कि जब खोजा गया था तब इसको बहुत सारे नामों से जाना जाता है। यानी कि इसका जो नाम था, नाम को लेकर के बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन था, यानी कि जिन्होंने खोजा था उनको सही नाम नहीं मिल रहा था। तो बहुत सारे नाम मिला था, तो नाम को यहाँ पे देख ले, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम पे यहाँ से क्वेश्चन आ चुके हैं कि विटामिन B9 का प्रारंभ में क्या नाम था, और ट्राइल ग्लूटामेट पूछ लिया जाएगा या फिर फोलेसिन पूछ लिया जाएगा, PG ये पूछ लिया जाएगा। ठीक है, ऑप्शन के हिसाब से क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। तो पहला आपको बता दें, गामा विटामिन 11 के नाम से जाना जाता था फोलिक अम्ल को। उसके अलावा विटामिन एम के नाम से जाना जाता था, PGA इसे कहते थे। उसके अलावा इसे कहते थे फोलेसिन कहते थे, राइट। फोलेसिन से भी बहुत सारा क्वेश्चन यहाँ से बन सकता, कम से कम हर एग्जाम में तो फोलेसिन क्या है पूछ लिया जाता है कि फोलेसिन यानी कि फोलिक एसिड को पहले किस नाम से जाना जाता है। अगर ऑप्शन में फोलेसिन रहता है तो आप फोलेसिन लगा सकते हो। उसके अलावा यहाँ पे देखिएगा विटामिन सी के नाम से जाना जाता था, किसको, फोलेसिन को। ठीक है, याद रख के रहना, क्योंकि विटामिन सी एक अलग भी विटामिन सी होता है जो स्कर्वी जो बीमारी होती है उससे बचाता है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे देखिए अगला नाम है टेराइल ग्लूटामिक होता है अम्ल, यानी कि इससे क्या हो गए, सब नाम हो गया। यानी कि फोलिक एसिड में हमने बहुत सारे आपको नाम बताया, 1 2 3 4 5 6 नाम आपको याद रखना है। अब बात करते हैं वर्तमान में, यानी कि फोलिक एसिड को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है। तो वर्तमान में इसको भी बहुत सारे नाम से जाना जाता है। जैसे कि पहले हमने लिखा फोलिक एसिड, जो फोलिक एसिड वर्तमान में, जैसे आप जानते हैं ना कि वर्तमान में इसका रासायनिक नाम क्या है, फोलिक एसिड है। उसके अलावा यहाँ पे लिखा है लैक्टोबैसिलस। अभी लैक्टोबैसिलस क्या होता है, लैक्टोबैसिलस जब दही बनता है तो जो दही में जो जीवाणु पाया जाता है ना, उस जीवाणु को ही क्या कहते हैं, लैक्टोबैसिलस कहते हैं। तो अगर आपके शरीर में विटामिन B9 की जो कमी हो गई है ना,
तो ये लैक्टोबैसिलस नहीं बन पाएगा। यानी कि लैक्टोबैसिलस के जो जीवाणु बनते हैं ना, वो विटामिन बी9 की वजह से बनता है, यानी कि फोलिसिन की वजह से बनता है। तो आपसे अगर पूछा जाए कि लैक्टोबैसिलस किस जीवाणु द्वारा बनता है, किस जीवाणु बनता है, मतलब किससे बनता है, तो फोलिसिन से बनता है। उसके अलावा यहाँ पे देखिएगा फोलिसिन, फोलिसिन आपने प्रारंभ में भी देखा था और यहाँ वर्तमान में, यानी कि प्रारंभ में भी फोलिसिन को कहा जाता था, अब वर्तमान में भी फोलिसिन क्या नाम हो जाता है, कैसी फैक्टर नाम है इसका। यानी कि हमने कुल मिलाकर 4 नाम बताए वर्तमान में। उसके अलावा हमने बात किया पहले में, तो हमने 4-5 नाम बताए, 6 नाम बताया था हमने पहले। बर्तन यानी कि फोलिक एसिड को वर्तमान में हमने बताया विटामिन बी सी के नाम से जाना जाता था। उसके अलावा गामा विटामिन 11 के नाम से जाना जाता था, विटामिन एम के नाम से जाना जाता था। उसके अलावा टेराइल कहा जाता था, ग्लूटामिक कहा जाता था, और फोलेट, फोलेट भी लिख लेना, फोलेट हमने नहीं लिखा है। लेकिन जो वर्तमान में हमने नाम बताया, वर्तमान में हमने 4 बताया। फोलिक एसिड जो अभी फिलहाल में नाम है ही है, और लैक्टोबैसिलस और फोलिसिन कैसी फैक्टर, ये रहे विटामिन के नाम, यानी कि फोलिक एसिड के नाम। अब हम आगे बात करते हैं, अभी तक हमने सिर्फ नाम पढ़ा है। अब आपको हम बताते हैं कि जो फोलिक एसिड होता है, इसके 2 कारक होते हैं। कारक को कहते हैं सिट्रोबोरम और दूसरों को कहते हैं ल्यूकोबोरम। अब ये सिट्रोबोरम ल्यूकोबोरम क्या होते हैं, तो जो कैंसर थेरेपी होती है, कैंसर थेरेपी के प्रयोग में लाई जाती है क्या, सिट्रोबोरम ल्यूकोबोरम। आप याद रखे रहना, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बन चुका है कि फोलिक एसिड के कारक को क्या कहते हैं, तो ल्यूकोबोरम और सिट्रोबोरम कहा जाता है। सिट्रोबोरम ल्यूकोबोरम किस थेरेपी में काम आता है, तो ये कैंसर थेरेपी में काम आता है। यहाँ पे लिख लेना, आप यहाँ पे लिख सकते हो, कैंसर थेरेपी में इसका प्रयोग किया जाता है। अब हम आपको बताते हैं कि फोलिक एसिड के प्रकार। आप याद करिएगा, विटामिन बी9, विटामिन डी का चैप्टर पढ़ते हो, विटामिन सी का चैप्टर पढ़ते हो, तो उसमें भी नाम आ जाते हैं, राइट, उसमें भी नाम आ जाते हैं कि इसके प्रकार होते हैं। तो फोलिक एसिड के भी प्रकार होते हैं, ये 2 प्रकार से होते हैं। पहले प्रकार को जब हम बात करते हैं तो उसे कहते हैं टेट्रा हाइड्रोफोलिक एसिड कहते हैं, याद रखे रहना। पहले को कहते हैं टेट्रा हाइड्रोफोलिक एसिड, दूसरे को कहते हैं संयुग्मित फोलिक एसिड। अब हम आपको बताते हैं कि टेट्रा जो हाइड्रोफोलिक एसिड होता है, ये क्या होता है। तो जब हम फोलिक एसिड के पहले प्रकार की बात करते हैं, जिसे कहते हैं टेट्रा हाइड्रोफोलिक एसिड, तो ये क्या होता है, तो जो फोलिक एसिड का जो स्वतंत्र रूप होता है ना, यानी कि जिसे आपको खाना है, फोलिक एसिड की मात्रा ग्रहण करना है ना। देखो, फोलिक एसिड आप 2 रूप से ग्रहण कर सकते हो। एक तो जो प्रकृति में पाई जाती है, यानी कि जो हरी सब्जियां होती हैं, अंडे, दूध, ये सब हो जाती है, तो जो प्रकृति में भी पाई जाती हैं, और उसके अलावा अप्राकृतिक होती है, यानी कि जो मनुष्य ने बनाया है सप्लीमेंट्री, यानी कि जो दवाई बनाते हैं, जैसे कि आपको विटामिन बी9 की कमी हो गई है, आप स्रोत नहीं ग्रहण कर पा रहे हो, तो आप अलग से ले सकते हो, यानी कि दवाई के रूप में इसे ग्रहण कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ स्रोत में ही ग्रहण कर सकते हो, इसको बहुत सारे लोग, मतलब डॉक्टर ने इसके सप्लीमेंट भी बना रखा है कि आप वहाँ से ग्रहण कर सकते हो। तो जो टेट्रा हाइड्रोक्लोराइड होता है, इसमें एक्चुअल रूप से फोलिक एसिड होता है, यानी कि जो स्वतंत्र फोलिक एसिड होता है। अगर आपको फोलिक एसिड की कमी हो गई, राइट, यानी कि आपको फोलिक एसिड की कमी हो गई, तो अगर आपको उसको कमी को दूर करना है, तो जो टेट्रा हाइड्रोफोलिक एसिड होता है, इसको खाना पड़ेगा। क्यों खाना पड़ेगा, क्योंकि जो फोलिक एसिड स्वतंत्र रूप होता है, यानी कि जो सही वाला फोलिक एसिड होता है ना, वो इसी में, यानी कि फर्स्ट वाले में पाया जाता है। लेकिन जो दूसरा वाला होता है, जैसे कि नाम से पता चल रहा है ना कि संयुग्मी, नाम से ही पता चल रहा है कि संयुग्मी कहते हैं, इसको हटा दें, संयुग्मी फोलिक एसिड। तो ये क्या होता है, संयुग्मी मतलब कि कोई, देखो जैसे नाम से जाहिर हो रहा है ना कि संयुग्मी मतलब कि कोई एक चीज है, एक और आकर के जुड़ जाए तो उसे संयुग्मी कहा जाता है। तो संयुग्मी फोलिक एसिड वो होता है जो पहला वाला रूप है ना, टेट्रा हाइड्रोफोलिक एसिड, ये तो आकर के मिलता ही मिलता है, उसके अलावा एक और जुड़ जाता है, जिसे कहते हैं ग्लूटामिक एसिड कहते हैं, राइट। एक तो हो जाता है टेट्रा हाइड्रोफोलिक एसिड हो जाता है, जो फर्स्ट वाला होता है, वो आकर के एक अदर से आकर के जुड़ जाता है, जिसे कहते हैं ग्लूटामिक एसिड कहा जाता है। ये दोनों जब जुड़ जाते हैं तो वो होता है संयुग्मी फोलिक एसिड कहता है। यानी कि हमने आपको अभी तक बताया कि फोलिक एसिड के प्रकार की जब बात करते हैं तो उसमें 2 प्रकार आते हैं। पहले प्रकार की बात करते हैं तो उसे कहते हैं टेट्रा हाइड्रोफोलिक एसिड, दूसरे को कहते हैं संयुग्मी फोलिक एसिड। टेट्रा हाइड्रोफोलिक एसिड की जब बात करते हैं तो जो स्वतंत्र फोलिक एसिड होता है, एक्चुअल में जो फोलिक एसिड होता है, वो फर्स्ट वाले में पाया जाता है, यानी कि फर्स्ट प्रकार में पाया जाता है। लेकिन जब दूसरे की बात करते हैं, यानी कि संयुग्मी फोलिक एसिड में, तो इसमें क्या आकर के जुड़ जाता है, तो इसमें जो पहला वाला प्रकार है, यानी कि टेट्रा हाइड्रोफोलिक एसिड, तो ये तो रहता ही रहता है, उसके अलावा ग्लूटामिक एसिड आकर के जुड़ जाता है, तो ये क्या बन जाता है, संयुग्मी फोलिक एसिड बन जाता है। अब हम आगे बात करते हैं, आपको बताते हैं कि इसके कमी से क्या होगा। यानी कि देखो, कोई भी चीज होती है, उसकी कमी, उसकी अधिकता,
बहुत ज़्यादा नुकसान देती हैं। कमी भी अच्छी नहीं होती है और जो अधिकता होती है वो भी अच्छी नहीं होती है। कमी से तो बीमारी होगी ही और जो अधिकता होगी उससे भी बहुत ज़्यादा बीमारी हो जाती है। तो पहले आपको हम यहाँ पे बता देते हैं कि कमी से क्या देखने को मिलता है। तो अगर आपके शरीर में फोलिक एसिड की कमी हो गई है ना, तो क्या होगा, आपको होगा मेगाब्लास्टिक एनीमिया। अब ये मेगाब्लास्टिक एनीमिया किसे कहते हैं? तो इसमें क्या होता है, जो आरबीसी नहीं होते हैं यानी कि रेड ब्लड सेल होते हैं, वो जो मतलब कि जो इसका एक्चुअल रूप होता है यानी कि जो 120 दिन होते हैं, 120 दिन से बड़े मतलब और ज़्यादा दिन हो जाए, ठीक है? यानी कि जो आरबीसी का आकार होता है बहुत बड़ा हो जाए, जिसे इसे बहुत सारे नामों से जाना जाता है, यानी कि मेगाब्लास्टिक एनीमिया को एक और नाम से जाना जाता है जिसे कहते हैं महालोहित एनीमिया कहा जाता है। यहाँ पे लिख लेना आप, महालोहित एनीमिया कहा जाता है, हमने नहीं लिखा है लेकिन लिख लेना। महालोहित एनीमिया आपसे अगर पूछा जाए तो आप यही बताओगे कि जो रेड ब्लड सेल होता है, तो रेड ब्लड सेल क्या होता है, जो 120 उसका दिन होता है, तो 120 दिन से और ज़्यादा दिन बनकर तैयार हो, यानी कि जैसे कि इससे आरबीसी बड़े और परिपक्व हो जाते हैं, ठीक है? लेकिन हाँ, ये भी याद रखे रहना कि कभी-कभी मतलब बड़े तो हो जाते हैं, लेकिन वो अपरिपक्व हो, जैसे कि यहाँ तस्वीर में दिख रहा होगा कि ये नॉर्मल है, यानी कि आप यहाँ पे देख लेना, ये नॉर्मल आरबीसी है, लेकिन यह मेगाब्लास्टिक एनीमिया को दर्शाता है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा जो मेगाब्लास्टिक के जो वो होते हैं, रेड ब्लड सेल है, वो आकार उसका थोड़ा बड़ा हो गया है। तो इसमें यही होता है महालोहिता में जो आरबीसी होते हैं, उनका आकार होता है, उनका बड़ा हो जाता है, साथ ही साथ वो अपरिपक्व हो जाते हैं। अब दूसरी बीमारी की जब नाम बात करते हैं तो दूसरे को कहते हैं एनटीडी कहा जाता है। एनटीडी का फुल फॉर्म अगर आपसे पूछा जाए तो उसे कहते हैं न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट कहता है। खास तौर पे ये बच्चों में नहीं होता, यानी कि जब बच्चा जन्म लेता है तब नहीं होता। इसकी कमी जब गर्भवती जो महिला होती है उनमें हो जाता है, यानी कि जो गर्भवती महिला है अगर वो फोलिक एसिड की कमी कर रही है तब वो बच्चों में दिखाई देगा। अदर यानी कि ऐसा नहीं है कि बच्चा जब जन्म लिया है उसके बाद में फोलिक एसिड की कमी दिखाई देने नहीं। फोलिक एसिड की कमी जो गर्भवती जो महिला होती है उनमें यह देखने को मिलता है। इसमें होता क्या है, इसके कमी से बच्चों में जो होता है एनटीडी जिसे कहते हैं न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होता है, हो जाता है, यानी कि ये बीमारी हो जाती है। इसमें गर्भावस्था शिशु जो होता है उसके जो मस्तिष्क यानी कि जो ब्रेन होता है या फिर कहे स्पाइनल कॉर्ड होता है वो प्रभावित हो जाता है। यानी कि यह गर्भावस्था की जो प्रथम माह होता है ना, उसी में यह देखने को मिलता है। जो फर्स्ट माह होता है, अगर फर्स्ट माह में ही गर्भवती जो महिला होती है फोलिक एसिड की कमी करने लगती है तो बच्चे में वो देखने को मिलता है, जो ब्रेन से यानी कि मस्तिष्क स्पाइनल कॉर्ड से जहाँ भी हड्डी होती नहीं स्पाइनल कॉर्ड, ये प्रभावित हो जाता है। इसमें जो स्पाइनल बाइफीडा वो नहीं होता है, वो यहाँ उभरा दिखाई देने लगता है, जहाँ पे फिगर में दिख रहा होगा। ये बहुत भयानक बीमारी होती है, यानी कि माँ का तो कुछ नहीं होगा, लेकिन जो बच्चा होगा, शिशु पैदा होगा, उसमें यह देखने को मिलेगा। यानी आप अभी तक हमने आपको क्या बताया कि इसके कमी से क्या क्या देखने को मिलता है, तो इसके कमी से दो बहुत भयंकर बीमारी देखने को मिलती है जिसे कहते हैं महालोहिता या फिर कहते हैं मेगाब्लास्टिक एनीमिया कहते हैं। मेगाब्लास्टिक एनीमिया में क्या सिम्टम देखने को मिलता है, तो इसमें ये देखने को मिलता है जो आरबीसी होती है यानी कि जो रेड ब्लड सेल होते हैं उनका जो आकार होता है वो बड़ा हो जाता है या फिर हो सकता है अपरिपक्व हो जाए। उसके अलावा एक बीमारी होती है जो गर्भवती महिला होती है, अगर गर्भवती महिला मतलब प्रेग्नेंट हो गई है और वो पहले माह से ही नहीं फोलिक एसिड की कमी कर रही है, तो जो शिशु पैदा होगा उस शिशु में ये सिम्टम देखने को मिलेगा। कौन सी बीमारी होगी, वो होगी एनटीडी होगी। एनटीडी किसे कहते हैं, तो उसे कहते हैं न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट कहती है। इसमें बच्चे को दिखाएगा क्या, यानी कि लक्षण क्या देखने को मिलेगा, तो लक्षण ये देखने को मिलता है जो बच्चा होता है उसका यानी कि जो शिशु होता है उसका जो मस्तिष्क नहीं होता है, उसके मस्तिष्क कहे या फिर ब्रेन कहे या फिर कहें स्पाइनल कॉर्ड कहें, वो प्रभावित हो जाता है। यानी कि जो स्पाइनल बाइफीडा होता नहीं, ये उभरा देखने को मिलता है। बहुत बच्चों को आपने देखा होगा तो यहाँ पे उभरा दिखाई देने लगता है। उसके अलावा भी अगर आपके शरीर में फोलिक एसिड की कमी हो गई है तो आपको अतिसार हो जाएगा, डायरिया हो जाएगा, ठीक है, ये सब देखने को मिलता है। पतली दस्त देखने को मिलेगा, आपके मुख में छाले भी पड़ जाएंगे, आपकी जो पाचन शक्ति होती है वो भी कमजोर हो जाएगी, बहुत सारे लक्षण देखने को मिलता है। उसके अलावा आपका वजन घट जाएगा, आपको थकावट रहेगा, सफ़ेद आपके बाल हो जाएंगे, डायरिया तो हमने बताया है। और जैसे कोई भी बीमारी हो जाती है तो उसका फर्स्ट यही सिम्टम दिखाने लगता है कि आप कमज़ोर हो जाओगे, सुस्त हो जाओगे, आपकी ऊर्जा खत्म होने लगेगी, आप चिड़चिड़े हो जाएंगे। यानी कि कोई भी बीमारी ले लिया जाए, चाहे कार्बोहाइड्रेट से हो, चाहे प्रोटीन से हो, चाहे विटामिन से हो, चाहे जो जिस बीमारी से हो, तो आपका वजन तो घटेगा, आपके बाल झड़ने लगेंगे, आपका वजन घट जाएगा, आपको थकावट रहेगा, आपको चिड़चिड़ापन तो रहेगा ही रहेगा। उसके अलावा आपका सर दर्द भी रहेगा, आपका काम करने में दिल नहीं लगेगा। बहुत सारी ये तो आप कॉमन सी आप तो याद कर सकते हो ऑप्शन के हिसाब से, लेकिन 2-3 बीमारियां ऐसी हो जाती हैं जिसमें रोल अदा करती है, ठीक है।
जिसमें हमने मेगाब्लास्टिक एनीमिया बताया और एनटीडी बताया। उसके अलावा मुख में छाले हो जाती और हाँ, फोलिक एसिड की कमी अगर आपके शरीर में हो जाएगी तो जो लोहा नहीं होता है आयरन, तो आयरन का अवशोषण नहीं हो पाएगा। जब आयरन का अवशोषण नहीं हो पाएगा तो आप तो जानते हो कि क्या देखने को मिल रही है, यानी कि जो एनीमिया आपको दिखने को मिल जाएगा। अब आगे हम बात करते हैं, हमने अभी तक बताया आपको कमी के बारे में कि इसकी कमी से क्या देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं कि फोलिक एसिड को क्या देखने को मिलता है इसके बारे में। अब हम आगे बात करते हैं, जैसा कि आपने अभी तक हमने आपको बताया कि फोलिक एसिड की जो कमी होती है वो अपना भी, यानी कि फोलिक एसिड क्या होता है, एक प्रकार से कोएंजाइम होते हैं, तो ये अपना भी कार्य करेंगे ना तो दूसरों का भी कार्य करेंगे। लेकिन जब अपना ही कार्य कर रोक देंगे ना तो दूसरा का कार्य अपने आप रुक जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा आप, हमने लिख रखा है कि जो लोहे की कमी से फोलिक एसिड का मेटाबॉलिज्म रुक जाता है। यानी कि अगर आपके शरीर में आयरन की कमी हो गई है ना, तो आयरन की कमी होने के कारण आपके जो फोलिक एसिड होता है उसका भी चयापचय नहीं हो जाएगा। यानी कि देखो, आपके शरीर में लोहा की भी कमी हो गई, यानी कि आयरन की कमी हो गई, तो फोलिक एसिड अपना कार्य नहीं कर पाएगा। एक एक तरह के कहे इसका जो पाचन होता है वो पाचन नहीं हो पाएगा। फिर आगे देखिएगा आपने आप यहाँ पे फोलिक एसिड की कमी अमीनोप्टेरिन नामक एंटागोनिस्ट की उपस्थिति से होता है, जो विटामिन सी द्वारा बोरिक एसिड या रिड्यूस फॉर्म में होने वाली क्रिया में बाधा डालता है। अब आप याद करिएगा, जब हमने फर्स्ट पेज आपको बताया था तो वहाँ पे देखा था कि विटामिन सी, हमने आगे यही तो बताया था कि फोलिक एसिड को प्रारंभ में विटामिन सी के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पे आप जान सकोगे कि फोलिक एसिड को विटामिन सी के नाम से क्यों जाना जाता था। देखो, अगर आपसे पूछा जाए कि फोलिक एसिड की कमी क्यों होती है, कैसे होती है, तो आप यही बताना कि फोलिक एसिड की जो कमी होती है वो अमीनोप्टेरिन नामक एंटागोनिस्ट की उपस्थिति से होता है। यानी कि जो कमी होती है किसकी कमी से होती है, अमीनोप्टेरिन नामक एंटागोनिस्ट से होती है, जो कि क्या होता है, विटामिन सी द्वारा बोरिक एसिड या रिड्यूस फॉर्म में होने वाली क्रिया में बाधा डालता है। अब हम आपको बताते हैं कि रिड्यूस फॉर्म क्या होता है। रिड्यूस फॉर्म वो होता है कि जिससे आप कोई कार्य करते हो, ठीक है, तो कार्य करने के बाद आपको पसीना आता है ना, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हो तो पसीना आता है। वो पसीना क्यों आता है, यानी कि कुल कहने का मतलब हमारा ये है कि रिड्यूस फॉर्म उसे कहते हैं जब ऑक्सीजन का छूटना और हाइड्रोजन का जुड़ना ही क्या कहलाता है, रिड्यूसन कहलाता है। यानी कि आप जब काम करते हो तो आपको पसीना आता है, वो पसीना क्या आपको दर्शाता है, आपको दर्शाता है कि आपके शरीर में विटामिन B9 की कमी हो गई, यानी कि रिड्यूस फॉर्म निकल रहा है। रिड्यूस फॉर्म हमने क्या बताया कि जैसे कि ऑक्सीजन का छूटना और जो हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन का जुड़ना ही क्या कहलाता है, रिड्यूस फॉर्म कहलाता है। यानी कि हमने अभी तक आपको क्या बताया, विटामिन B9 की कमी से, यानी कि फोलिक एसिड की कमी से महालोहिता के बारे में बताया, मेगाब्लास्टिक एनीमिया के बारे में बताया और एनटीडी के बारे में बताया। उसके अलावा हमने बताया कि अगर आपके शरीर में आयरन की कमी हो गई है तो जो फोलिक एसिड अपना कार्य नहीं कर पाएगा, अपना पाचन यानी कि अपना मेटाबॉलिज्म, अपना चयापचय नहीं कर पाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि फोलिक एसिड की कमी होती कैसे है, तो फोलिक एसिड की कमी उस तरह होती है जो अमीनोप्टेरिन होती है एंटागोनिस्ट की उपस्थिति में होता है। यानी कि जो अमीनोप्टेरिन होता है एंटागोनिस्ट की उपस्थिति में होता है, जो क्या होता है, जो विटामिन सी नहीं होता है, विटामिन सी जो बोरिक एसिड होता है, बोरिक एसिड को रिड्यूस फॉर्म में होने वाली क्रिया में बाधा डालता है। अब हम आगे बात करते हैं, अभी तक आपने बात किया विटामिन B9 की कमी के बारे में। अब हम आपको बताते हैं कि विटामिन B9 की अधिकता से क्या देखने को मिलता है। देखो, अभी तक हमने अभी तो बताया है कि जो कोई भी विटामिन हो, कोई भी पोषक तत्व हो, तो उसकी अधिकता अच्छी नहीं होती है, उसकी कमी भी अच्छी नहीं होती है। जिससे आपके शरीर में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज़्यादा हो जाता है, यानी कि आप शक्कर वाली चीज़ें, मीठी वाली चीज़ें ज़्यादा खा लेते हो तो आपको बहुत सारी दिक्कतें देखने को मिलता है, जिसमें फर्स्ट क्या आता है, मधुमेह नाम की बीमारी आती है। प्रोटीन्स की बात करते हो तो उसमें पथरी बन जाता है, उसके अलावा बन जाता है गठिया रोग हो जाता है, ठीक है, ये सब देखने को मिलता है। तो वैसे ही फोलिक एसिड की अधिकता अगर आपके शरीर में हो गई है तो क्या हो गए, तो फोलिक एसिड की कमी से जो आपका शरीर होता है, शरीर में विषाक्तता बढ़ जाती है, यानी कि टॉक्सिक एलिमेंट आ जाते हैं। उसके अलावा क्या हो जाता है, यह जल में घुलनशील, परंतु यहाँ पे देखिए ये एक पॉइंट पे लिखा हुआ है कि अगर आपके शरीर में फोलिक एसिड की जो अधिकता हो गई है तो क्या होगा, तो आप यही बताना कि फोलिक एसिड की अगर अधिकता हो गई ना तो जो आपका शरीर होता है, शरीर विषाक्तता बढ़ जाती है। उसके अलावा यहाँ पे देखिएगा लिखा है यह जल में घुलनशील परंतु सोडियम लवण में। अब याद करिएगा आप, जब आपको हमने बताया था, यहाँ पे रुक जाइए एक मिनट, अब याद करिएगा, जब विटामिन B1 का चैप्टर आपने पहली बार पढ़ा था तो उसमें आपने देखा था, विटामिन B1 की बात ना करें, विटामिन ए के चैप्टर की बात करें, विटामिन BA का चैप्टर आप पढ़ते हो तो आप कोई भी विटामिन पढ़ते हो तो उसमें घुलनशीलता के आधार पर पढ़ते हो, राइट। तो उसमें जब घुलनशीलता के आधार पर जब कोई विटामिन पढ़ते हो तो दो प्रकार के पढ़ा जाता है, एक तो होता है जल में घुलनशील और एक होता है वसा में घुलनशील। जब वसा में घुलनशील की बात करें तो उसमें आते हैं A, D और E और K आते हैं, राइट, यही तो आते हैं। उसके अलावा जब विटामिन जल में घुलनशील विटामिन की बात करें तो आते हैं B,
और आते हैं सी। हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं? हम यहाँ पे बी की बात कर रहे हैं। बी यानी कि बी की फैमिली की बात कर रहे हैं। कौन सी फैमिली की? तो हम बात कर रहे हैं विटामिन बी9 की फैमिली। तो बी क्या होता है? बी जल में घुलनशील होता है। तो यही वही तो बात हम कर रहे हैं कि यह जल में घुलनशील होता है। लेकिन आपके पर्यावरण में, आपके समाज में, आपके साथ, आपके घर में बहुत सारी ऐसी लिक्विड चीज़ें होती हैं जो जल के रूप में होती हैं। जैसे कि शराब हो गया, अल्कोहल हो गया, बेंजीन हो गया, ईथर हो गया, ये सब क्या होते हैं? ये सब जल के रूप में होते हैं। भले ही उसकी रासायनिक संरचना अलग अलग होती है, लेकिन अगर देखा जाए तो वो जल के फॉर्म में होते हैं, यानी कि द्रव्य तो होते हैं। तो यह जल में घुलनशील तो होता ही होता है, लेकिन उसके अलावा जो अघुलनशील होता है, यानी कि जो लिक्विड चीज़ होते हुए भी वो घुलता नहीं है, तो कौन सा होता है? सोडियम होता है। ठीक है, यानी कि सोडियम में भी क्या होता है? घुलनशील होता है। इसके अलावा देखो, आपसे अगर पूछा जाए कि यह चमकदार कैसा होता है, यानी कि यह कैसा रंग का हो, अगर आपसे पूछा जाए कि यह किस रंग का होता है, तो आप यही बताना कि यह पीला पदार्थ का होता है, यानी कि जो चमकदार पीला होता है उस तरह होता है। अब देखो, याद करिएगा, अपने आपको हमने बताया था कि अगर आपसे पूछा जाए कि विटामिन बी और सी, देखो जैसे कि आप जानते हो कि जल में घुलनशील होते हैं, तो ये जल के साथ बह जाते हैं। लेकिन जो वसा की बात करते हैं, वसा में घुलनशील, तो ये बहुत कठोर होते हैं, ये वसा में घुले रहते हैं, तो जल्दी इधर उधर नहीं बह पाते हैं। लेकिन जो जल वाले होते हैं, तो जल में बहुत सारी चीज़ें आ जाती है ना, खून भी जल तरह होता है। ठीक है, यानी कि लिक्विड फॉर्म में होती है, बहुत सारी लिक्विड फॉर्म में होती हैं, तो ये बहुत सारी जगह पे जाकर के खत्म हो जाता है। तो वैसे ही जो विटामिन बी की अगर हम नष्टता की बात करें, यानी कि विटामिन बी9 की नष्ट होने की बात करें कि किसमें नष्ट हो जाता है, तो ये बर्तन के प्रभाव से नष्ट हो जाएगा, सूर्य की गर्मी से नष्ट हो जाएगा, उसके अलावा जो सूरज की जो अल्ट्रावायलेट किरणें होती हैं उससे भी निष्क्रिय हो जाएगा। बर्तन के प्रभाव से, यानी कि उच्च ताप अगर दोगी तो भी इसका नष्ट होना ज़रूरी है। यानी कि ये बहुत काफ़ी हद तक के, मतलब अगर इधर-उधर, यानी कि इसकी केयरिंग ना की जाए, इसकी देखभाल ना की जाए, तो ये नष्ट हो सकता है। यानी कि जैसे हमने बताया आपको कि यह बर्तन के प्रभाव से, या उष्णता से, या तेज प्रकाश से, या सूरज की अल्ट्रावायलेट किरणों से, बहुत सारी प्रक्रियाओं से इससे नष्ट हो सक जल में आप अगर सब्जी को ज़्यादा धुल रहे हो तब भी यह नष्ट हो सकता है। आप इसे ज़्यादा देर तक पकाओगे तब भी नष्ट हो जाएगा। आप इसे ज़्यादा तापमान पे तब पकाओगे तब भी यह नष्ट हो सकता है। आगे हम बात करते हैं, अभी तक आपने देखा फोलिक एसिड की अधिकता। फोलिक एसिड की अधिकता हो जाएगी तो आपका जो शरीर होता है उसमें विषाक्तता आ जाएगी। उसके अलावा हमने बात करा कि जल में घुलनशील होते हैं, जल में घुलनशील होते हुए भी यह सोडियम लवण जो होते हैं उसमें भी घुलनशील होता है, और यह किस कलर का होता है? तो चमकदार पीला रंग का होता है। अब आगे थोड़ी बात की, अब यहाँ आगे बात करते हैं फोलिक एसिड के कार्य के बारे में बात करते हैं, यानी कि आपके शरीर में अगर फोलिक एसिड है तो वह किस किस जगह पे, यानी कि कहाँ कहाँ जा करके वो अपना रोल दिखाता है। जैसे कि हमने आगे ही बताया था कि ये कौन एंजाइम होते हैं, अपना भी कार्य करते हैं, दूसरों का भी कार्य करते हैं। तो अपना कार्य, यानी कि जो महालोहिता होती है, जो अतिसार होता है, डायरिया होता है, यानी टीडी होता है, उसमें तो कार्य करता ही करता है। उसके अलावा आपके रक्त हो गए हैं, वहाँ पर जा करके कार्य करता है, प्रोटीन में जा करके कार्य करता है, प्रोटीन के अलावा जो फैट होती हैं, बहुत सारे एंजाइम में जा करके कार्य करता है। तो हम यही बात करने वाले हैं कि ये कहाँ-कहाँ जाकर के कार्य करता है। तो फर्स्ट नंबर पे जब बात करते हैं तो ये कहाँ जाकर के कार्य करता है, तो जो आपका ब्लड होता है, ब्लड में जो आरबीसी पाया जाता है, यानी कि आरबीसी फुल फॉर्म क्या होता है? रेड ब्लड सेल होता है। जब आप रक्त का चैप्टर पढ़ते हो तो रक्त 3 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं आरबीसी, एक होते हैं डब्ल्यूबीसी, एक होते हैं प्लेटलेट्स। जब यहाँ पे हम बात करते हैं आरबीसी की, तो आरबीसी जो बड़ा होता है, यानी कि आरबीसी का जो समय होता है, उसका जीवन काल होता है 120 दिन का, 120 दिन तक पूरा करने में कौन भूमिका निभाता है? तो भूमिका निभाता है फोलिक एसिड। अगर आपके शरीर में फोलिक एसिड की जो कमी हो गई है ना, तो जो आरबीसी होता है ना, उसका जीवन काल बड़ा ज़्यादा दिन हो जाता है, यानी कि 120 दिन से ज़्यादा दिन लंबा ले लेता है, यानी कि तैयार होने में, और साथ ही साथ अपरिपक्व हो जाते हैं। लेकिन अगर आपके शरीर में फोलिक एसिड की मात्रा जो है बैलेंस है, यानी कि जितना होना चाहिए उतना है ना, तो आरबीसी अपना सही से कार्य कर पाएगा, यानी कि जो 120 दिन है, 120 दिन में बनकर तैयार हो जाएगा। अब आगे बात की जाए फोलिक एसिड विटामिन बी, विटामिन 11 प्लस आरबीसी यस, यानी कि जो फोलिक एसिड होता है वो अकेले ही आरबीसी का निर्माण नहीं करता है। फोलिक एसिड, उसके अलावा यानी कि विटामिन बी9 और विटामिन बी11 जो होते हैं, ये दोनों मिलकर के आरबीसी को जो जीवन काल होता है वहाँ तक पहुँचाने में मदद करते हैं। यानी कि कुल मिलाकर कहा जाए कि जो फोलिक एसिड होता है वो अकेले ही आरबीसी को बनाने में हेल्प नहीं करता है, साथ में ही क्या मिलकर के आ जाता है? तो मिलकर के आ जाता है 11। यहाँ से भी क्वेश्चन बन चुका है, आप याद रखे रहना कि कौन आकर के जुड़ जाता है? तो फोलिक एसिड प्लस में विटामिन 11 आकर के जुड़ जाता है। ये दोनों मिलकर के ही आरबीसी का जो जीवन काल होता है वहां तक पहुंचा देते हैं। अब हम आगे बात करते हैं, यह रक्त में पारीफाइन रिंग बनाने में कार्य करता है, जिससे रक्त में हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है। यानी कि जो आपके शरीर में रक्त में जो हीमोग्लोबिन का निर्माण होता है वह किसके द्वारा होता है? तो वो होता है पारीफाइन रिंग के द्वारा होता है। ये पारीफाइन रिंग कौन बनाता है? तो ये बनाता है फोलिक एसिड बनाता है। याद रखे रहना कि हमने अभी तक क्या बताया कि जो हीमोग्लोबिन होता है, यानी कि रक्त में आपके हीमोग्लोबिन तो पाया जाता है। हिम क्या होता है?
हिम को कहते हैं आयरन, ग्लोबिन को क्या कहते हैं, ग्लोबिन को कहते हैं प्रोटीन। यानी कि हीमोग्लोबिन दो तत्व से मिलकर बना होता है, एक को कहते हैं आयरन और ग्लोबिन को कहते हैं प्रोटीन। तो जो हीमोग्लोबिन होता है यानी कि आपके खून में पाए जाने वाला हीमोग्लोबिन होता है, तो हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है। तो आपने ऊपर ही तो पढ़ा है कि आरबीसी का निर्माण करता है, यानी कि कुल कहा जाए कि रक्त का निर्माण करता है। तो रक्त का निर्माण करने के लिए क्या करता है, जो आपके रक्त में पायरिफिन रिंग होता है ना, उसको बनाता है कौन, फोलिक एसिड बनाता है। अभी तक आपने क्या जाना कि रक्त में ये कैसा कैसा भूमिका निभा रहा है, यानी कि इसका जो मेन पॉइंट होता है रक्त में बहुत ज्यादा कार्य करता है। तभी तो आपको मेगाबोलिस्टिक एनीमिया देखने को मिल रहा था, यानी कि जब इसकी कमी हो गई थी। अब अगले पॉइंट की बात करते हैं। यहाँ पे लिखा है न्यूक्लियोप्रोटीन का निर्माण करता है। अब जरा याद करिएगा प्रोटीन का चैप्टर, जब आपने प्रोटीन का चैप्टर पढ़ा होगा तो वहाँ पे आपने देखा कि प्रोटीन आप दो प्रकार से ग्रहण करते हैं। एक तो करते हो प्राप्ति के आधार पर, यानी कि स्रोत के आधार पर करते हो। स्रोत में भी दो प्रकार से होते हैं, एक होता है वनस्पतिक होता है, एक प्राणिज होता है। लेकिन जब आपने रासायनिक में देखा था, रासायनिक कितने प्रकार से हो रहे थे, तो रासायनिक में 3 प्रकार से आ रहे थे। यानी कि पहला क्या था, पहले को कह रहे थे सरल, दूसरे को कह रहे थे कि संयुग्मी कह रहे थे, तो तीसरे को कह रहे थे, उसे कहते हैं व्युत्पन्न। तो यहाँ सरल और संयुग्मी की बात हम नहीं, सरल और व्युत्पन्न की बात नहीं कर रहे हैं, हम संयुग्मी की बात कर रहे हैं। तो संयुग्मी में क्या बताया था हमने, संयुग्मी प्रोटीन वो प्रोटीन होते हैं कि एक तो प्रोटीन का तत्व रहे तो रहे और दूसरा हो जाए, यानी कि जब प्रोटीन का अपघटन हो, जिसे आपने प्रोटीन को खाया, प्रोटीन आपके शरीर में जाने के बाद जब उसमें मेटाबॉलिज्म होती है ना, तो वो अमीनो एसिड में टूटे, उसके अलावा एक तत्व आकर के और मिल जाए, उसे कहते प्रोटीन या संयुग्मी प्रोटीन। वो प्रोटीन होते हैं जैसे कि आपने कोई प्रोटीन खाया, प्रोटीन खाने के बाद उस पर अपघटन होता है, अपघटन होने के बाद यानी कि जल अपघटन होने के बाद वह टूटता है, किसमें टूटता है, अमीनो एसिड में टूटे। इसके अलावा वो किसी और तत्व से आकर के मिल जाता है। संयुग्मी में हम यही तो बताते हैं आपसे कि संयुग्मी में वो तत्व हो जाते हैं जिसमें दो जुड़ जाते हैं, एक तो उसका रूप रहे और दूसरा अलग से आकर के जुड़ जाता है, उसे कहते हैं संयुग्मी। तब आपने जब संयुग्मी पढ़ा हो तो उसमें आपने एग्जाम्पल देखा था कि एक हो रहा था, एक को हम हीमोग्लोबिन कहते हैं, हिम क्या होता है, एक आयरन होता है, ग्लोबिन क्या होता है, प्रोटीन होता है। यानी कि इसका एग्जाम्पल क्या होगा कि एक अमीनो एसिड है ही है, उसके अलावा आयरन यानी कि अलग तत्व आकर के मिल जाए। उसके अलावा हमने फास्फोलिपिड की बात की थी, लिपोप्रोटीन, तो उसी में आपने देखा था कि न्यूक्लियोप्रोटीन आ रहा था। ये न्यूक्लियोप्रोटीन क्या होते हैं, तो न्यूक्लियोप्रोटीन वो प्रोटीन से मिल यानी कि वो अमीनो एसिड से मिलकर के जुटे बने होते हैं। एक होता है न्यूक्लियोसोम डीएनए होता है, और प्लस में क्या जुड़ जाता है, जो प्रोटीन्स होता है उसे कहते हैं हिस्टोन प्रोटीन। तो ये दोनों मिल जाने के कारण कौन सा निर्माण करते हैं, न्यूक्लियोप्रोटीन, जो संयुग्मी यानी कि संयुक्त रूप बन के तैयार हो जाते हैं। आशा करते हैं आपको संयुग्मी प्रोटीन या फिर न्यूक्लियो प्रोटीन के बारे में पता चल गया। न्यूक्लियो प्रोटीन के बारे में हमने अभी क्या बताया, किसमें वो प्रोटीन आकर के जुड़ जाते हैं जो हिस्टोन होते हैं। हिस्टोन प्रोटीन तो मतलब कि जब जलापटकन, मतलब कि जब आपने कोई चीज खाया, कोई खाद्य पदार्थ खाया, तो उस पर मेटाबॉलिज्म हुआ, तो जो अमीनो एसिड होता है उस अमीनो एसिड का नाम है हिस्टोन नाम है, लेकिन जो अलग से तत्व आकर के जुड़ जाता है जिसे कहते हैं न्यूक्लियोसोम डीएनए कहते हैं, ये दोनों मिल करके क्या निर्माण करते हैं, न्यूक्लियोप्रोटीन का निर्माण करते हैं। आशा करते हैं आपको समझ गया होगा। अब हम आगे बात करते हैं। आगे यहाँ पे देखिएगा लिखा है कोशिका विभाजन के समय अति आवश्यक होती है। अब ये क्या होता है, देखो जब कोई स्त्री गर्भावस्था होती है, यानी कि गर्भावस्था उसका जो पीरियड चलता है, तो गर्भावस्था के दौरान माँ और शिशु दोनों के लिए जो फोलिक एसिड होता है बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है, यानी कि अधिक से अधिक पोषक तत्व की जरूरत होती है। हमें से पता है कि चाहे जो भी पोषक तत्व होंगे, तो उन पोषक तत्वों में मतलब इन्हीं में से एक पोषक तत्व क्या शामिल हो जाता है, फोलिक एसिड, जो क्या होता है विटामिन B9 का प्रकार होता है। तो ये क्या होता है, आप जिसके भी शरीर में जाता है तो उसके शरीर का जो कोशिका विभाजन होता है बहुत जल्दी करने लगता है। तो जो गर्भावस्थी महिला होती है उनके जब वो खाती है कोई खाद्य पदार्थ फोलिक एसिड वाला, तो वह जाने के बाद जो शिशु होता है, शिशु जो कोशिका विभाजन होता है ना, बहुत तेजी से होता है, जैसे कि गर्भावस्था या फिर विकास की अवस्था। अब जरा आप आगे देखिएगा, हमने आपको बताया था कि जब फोलिक एसिड की कमी हो जाती है तो क्या देखने को मिलता है। हमने आपको बताया था कि ENTD नामक बीमारी देखने को मिलते हैं। जो क्या होता है, जो शिशु होता है, जब शिशु जब मतलब गर्भ से बाहर निकलता है, तो इसको जो स्पाइनल कॉर्ड होता है, यानी कि जो स्पाइन बाइफिडा होता है मस्तिष्क है या ब्रेन के, तो वहाँ नीचे एक ऐसे गोल सा बन जाता था, यानी कि गांठ की नुमा बन जाता है। तो ये बेबी को दिखाने, यानी कि वहाँ पे कोशिका विभाजन नहीं हुआ रहता है। तो जब कोई भी स्त्री होती है जो गर्भावस्था होती है, गर्भावस्था के दौरान माँ के लिए भी और जो शिशु होता है दोनों के लिए अधिक पोषक तत्व की बहुत ज़्यादा जरूरत होती है। उन्हीं पोषक तत्व में फोलिक एसिड होता है, यानी कि विटामिन B9 होता है, वह हर स्त्री को लेना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि जब इसकी कमी हो जाती है तो शिशु को हानि पहुँचती है और माँ को भी देखने को मिलता है खतरा। तो इसीलिए जो माँ होती है और शिशु होती है उसको फोलिक एसिड की मात्रा लेनी चाहिए। अगर वो नहीं लेगी तो जो बेबी होता है उसका जो कोशिका विभाजन होता है वो सही से नहीं
हो पाएगा, उसका जो विकास होता है रुक जाता है। तो इसीलिए जो गर्भावस्थी में औरत होती है या महिला होती है, उसे जो फर्स्ट वीक में ही फोलिक एसिड, विटामिन बी9 की मात्रा लेनी चाहिए। नहीं लेगी तो उसे एनटीडी उसके बच्चों के हो गया या फिर उसको उसकी माँ को भी खतरा बना रहेगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। यहाँ लिखा है यह डीएनए के निर्माण में सहायक होता है, यानी कि डीएनए के निर्माण में भी क्या होता है, सहायक होता है। अब जरा यहाँ पे देखिएगा, ये लिखा है डीएनए। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? तो डीएनए का फुल फॉर्म होता है डाई न्यूक्लिक एसिड होता है। याद रखे रहना, बहुत कॉमन चीज़ है कि डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है। तो डीएनए का फुल फॉर्म होता है डाई न्यूक्लिक एसिड होता है। तो यह जब जो डाई न्यूक्लिक एसिड होता है उसके निर्माण के लिए, यानी उसको बनाने के लिए में कौन मदद करता है? तो उसको बनाने के लिए मदद करता है फोलिक एसिड। फोलिक एसिड की कमी हो जाएगी तो डीएनए जो आपका होता है वो सही से अपना कार्य नहीं कर पाएगा, यानी कि वो अपना निर्माण नहीं हो पाएगा। फिर आगे देखिएगा, यहाँ लिखा है यह लैक्टोबैसिलस के नामक जीवाणु के लिए आवश्यक होता है। याद करिएगा, हमने जब शुरू में बताया था कि फोलिक एसिड को पहले क्या नाम दे दिया गया था और प्रारंभ में, यानी कि प्रारंभ में हमने क्या बताया था और हमने बात किया था वर्तमान में। तो प्रारंभ में बहुत सारे नामों को जाना जा रहा था, जैसे कह रहे थे उसे कि विटामिन बी अल्फा कह रहे थे, अल्फा बीटा गामा के नाम से सुना होगा आपने। तो गामा जो होता, गामा विटामिन 11 के नाम से जाना जाता था। उसके अलावा हमने बताया था विटामिन सी के नाम से, विटामिन, लेकिन ये बात किया था हमने प्रारंभ में। लेकिन जब वर्तमान में बात किया था तो वर्तमान में इसे क्या कह रहे थे? तो इसे कह रहे थे लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस क्या होता है? जब दूध से दही परिवर्तन होता है तो उसमें जो कीटाणु होते हैं, जो सूक्ष्म होते हैं, तो वो होते हैं लैक्टोबैसिलस होते हैं, यानी कि एक तरह का जीवाणु होता है जो दूध से दही बनने में मदद करता है। तो जो जीवाणु होता है लैक्टोबैसिलस नाम का होता है, इसका नाम, जीवाणु का नाम होता है लैक्टोबैसिलस। इसका निर्माण कौन करता है? तो इसका निर्माण करता है फोलिक एसिड करता है। ठीक है, तो फोलिक एसिड का आपने बहुत ज़्यादा महत्व समझ लिया कि इसकी कमी से क्या देखने को मिलता है। यह कार्य किसमें करता है? यह आपके आरबीसी में जाकर के करता है। उसके अलावा यह डीएनए में कार्य करता है, कोशिका विभाजन में कार्य करता है। माँ के जब गर्भ में शिशु पल रहा होता है तभी कितना मददगार होता है। उसके अलावा यहाँ पे देखिएगा, लिखा है फोलिक एसिड से शरीर में एंजाइम फोलिक एसिड रिडक्टर से कार्य करने में सहायता मिलती है। यानी कि अब आगे बात करते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा, आप लिखा है कि प्राप्ति, तो प्राप्ति आपको कहाँ से मिलेगी? आपको मिलेगा सूखा खमीर से मिलेगा। उसके अलावा जो साबुत अनाज होते हैं, साबुत अनाज में भी क्या होता है, इसकी प्राप्ति अच्छी मात्रा में मिलती है। अंडे से आपको फोलिक एसिड की मात्रा मिलेगी। उसके अलावा यहाँ पे लिखिएगा यकृत, यहाँ फोटो लगा है, यकृत से मिलेगी। और जो हरी सब्जियाँ होती हैं इससे तो मिलेगी। दाल में भी मिलती हैं, हरी सब्जी में, सूखी खमीर में, इन सब में फोलिक एसिड की मात्रा बहुत ज़्यादा पाई जाती है। लेकिन हाँ, ये भी याद रखे रहना कि जो फोलिक एसिड होता है वो दो रूपों में ग्रहण करते हो आप। एक तो करते हो जो प्राकृतिक होता है, एक होता है अप्राकृतिक। प्राकृतिक वो होते हैं जो नेचुरल मतलब होते हैं, जैसे कि सूखा खमीर हो गया, साबुत अनाज हो गया, अंडा हो गया, दालें हो गए, उसके अलावा यकृत हो गया, हरी सब्जियां हो गई, इनमें सब में फोलिक एसिड पाया जाता है। लेकिन जो प्राकृतिक होता है वो दवाई के रूप में होता है, इंजेक्शन के रूप में होता है। तो आप दोनों रूप से ग्रहण कर सकते हो। तो आप ज़्यादा खा लोगे तब भी आपके शरीर में विषाक्तता हो जाएगी, और आप कम खाओगे तो आपको अतिसार होगा, डायरिया होगा, मुंह में छाले पड़ेंगे, एनटीडी होगा। यानी कि जो गर्भवती महिला है उसको अगर वो फोलिक एसिड की कमी कर रही है, नहीं खा रही है, या फोलिक एसिड की कमी कर रही है, वो नहीं खा रही है, तो एनटीडी होगा। उसके अलावा कोई भी इंसान है, अगर वो इंसान कमी कर रहा है फोलिक एसिड की, तो उसके शरीर में महालोहिता हो जाएगी, यानी कि मेगाबोलिस्टिक एनीमिया हो जाएगा। मेगाबोलिस्टिक एनीमिया क्या होता है? तो जो आरबीसी होता है उनका आकार बड़ा हो जाता है, उसके अलावा वो अपरिपक्व हो जाते हैं। ठीक है, अब आगे चलिएगा। अब देखिएगा यहाँ पे लिखा है अवशोषण, यानी कि अवशोषण कहाँ होता है? तो अवशोषण होता है जेजुनम, यानी कि छोटी आंत के भाग में होता है। उसके अलावा जो रक्त होती है, रक्त में जाकर के अवशोषण हो जाएगा। आपने पिछली वाली कक्षा में देखा था विटामिन B6 के बारे में, तो वहाँ पे भी लिखा था अवशोषण कहाँ होता है। तो अवशोषण होता है छोटी आंत में या फिर रक्त में होता है। लेकिन यहाँ पे भी याद रखे रहना कि अवशोषण कहाँ होता है? छोटी आंत में, यानी कि छोटी आंत के भाग में जेजुनम में होता है। उसके अलावा रक्त होता है, रक्त में जाकर के अवशोषण होता है। आगे बात करें, आप देखिएगा कि उत्सर्जन कहाँ होता है। तो उत्सर्जन, जैसे कि आपको पीछे ही पता है, हमने बताया था कि ये जल में घुलनशील होता है। तो जल में घुलनशील होने के कारण ये मूत्र के रास्ते से बह जाता है। लेकिन जब वसा में घुलनशील होता है तो वसा में घुलनशील होने के कारण वो मल के द्वारा निकल जाता है। लेकिन ये जल में घुलनशील है तो जल के रास्ते से बाहर निकल जाएगा, यानी कि कुल मिलाकर कहा जाएगा ये मूत्र के रास्ते से बाहर निकल जाएगा। हमने अभी तक आपको क्या बताया, हम थोड़ा रिकॉल कर देते हैं। हमने आपको बताया कि यह कैसे कैसे आपके शरीर में जाकर के फायदा उत्पन्न करता है, यानी कि गर्भवती महिला है तो भी ग्रहण कर रही है तो उसे क्या देखने को मिलेगा, यानी कि क्या कमी देखने को मिलेगी, क्या अधिकता देखने को मिलेगी। उसके अलावा कोई नॉर्मल इंसान है, अगर वो भी फोलिक एसिड की कमी कर रहा है या फिर नहीं खा रहा है या फिर खा रहा है, तो क्या क्या देखने को, खा रहा है तो उसका आरबीसी सही से निर्माण होगा, उसका डीएनए सही से निर्माण होगा, उसका जो पायरिफिन रिंग होता है उसमें रक्त में जाकर के हीमोग्लोबिन का निर्माण करेगा, उसको अतिसार
बुखार नहीं होगा, डायरिया नहीं होगा, एनीमिया नहीं होगा, बहुत सारी बातों को हमने यहाँ पे पढ़ा। उसके अलावा हमने बात करा फोलिक एसिड के वर्तमान के नाम पे और प्रारंभ में। वर्तमान में बहुत सारे नामों को आपने देखा कि वर्तमान में इसे लैक्टोबैसिलस कह रहे थे, फोलिसिन कह रहे थे, फोलेट कह रहे थे। फोलेट को ही क्या कहते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं, हिंदी में फोलिसिन कहते हैं, राइट। रासायनिक नाम की बात करें तो रासायनिक नाम इसे कहते हैं फोलिक एसिड कहते हैं, ठीक है। इसके दो कारक बताए, यानी कि फोलिक एसिड को हमने दो कारक बताए, एक को कहते हैं सिट्रोबोरम, एक को कहते हैं ल्यूकोबोरम, जो कैंसर थेरेपी में प्रयोग किया जाता है। आशा करते हैं आपको हमारी बातें समझ में आई होगी। अगर आपको मेरी क्लास समझ में आई हो और अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कल मिलेंगे एक नई विटामिन की ओर, जो हमारा लास्ट विटामिन होगा। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।